डी प्रकार का वर्गीकरण, जिसे हमने नाम दिया शीत हिम वन जलवायु। बच्चों ये 40 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य पाए जाने वाला क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ ग्रीष्मकालीन तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, परंतु औसत मासिक तापमान शीतकाल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। अर्थात -3 डिग्री से यहाँ पर कम तापमान होगा औसत मासिक तापमान शीतकाल में -3 डिग्री से कम होगा। और सी में -3 से ऊपर था, -3 से नीचे नहीं था, ठीक है। सी में और डी में यहाँ पर ये अंतर हमें देखने को मिला। और ग्रीष्मकाल में 10 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होगा। FSW प्रतिमान सी के समतुल्य प्रतिमानों का प्रयोग इन्होंने किया है। जिस तरीके से सी में FSW किया था, उसी प्रकार से यहाँ डी में भी FSW का प्रयोग किया था। तो DF के अंदर हम देखते हैं साइबेरिया समतुल्य, जिसे हमने कहा नाम दिया साइबेरिया के समतुल्य, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया DF। टेगा वनस्पति, शंकुधारी वन, शीतकालीन वर्षण यहाँ पर देखा जाता है। इन क्षेत्रों में DF में शीतकालीन वर्षण देखा जाता है। हिम वर्षा, ग्रीष्मकाल में सामान्य वर्षा, कुल वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, साल भर वर्षा और 44 से 60 डिग्री इनके क्षेत्र होते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि CF में धीरे धीरे वर्षा साल भर होती रहती है, ठीक है, साल भर धीरे धीरे वर्षा होती रहती है, लेकिन शीतकालीन वर्षण अधिक देखा जाता है। शीतकालीन वर्षण अधिक देखा जाता है। क्यों देखा जाता है बच्चों, यह भी हम जानते हैं क्यों देखा जाता है। क्योंकि जो पवनें हैं विशेष रूप से बच्चों पछुआ पवनें ज़्यादा सक्रिय होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मानचित्र के द्वारा कि यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में अर्थात 40 से 70 डिग्री पर ही यह पाया जाता है। इसके अलावा क्षेत्रों में यह नगण्य अवस्था में मिलता है। विशेष रूप से बच्चों देखा जाए तो रूस वाला क्षेत्र, साइबेरिया जिसे हमने कहा, उत्तरी यूरोप में, कनाडा में, अलास्का में, साथ ही उत्तरी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो दक्षिणी चिली, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र जिसमें दक्षिणी चिली और अर्जेंटीना का भाग शामिल किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति या फिर यूं कहूं इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है बच्चों। DS है शीतकालीन वर्षा, परंतु लगभग अनुपस्थित होती है, ये लगभग अनुपस्थित होती है। और DW है वो शीतकालीन शुष्कता होती है, ग्रीष्मकालीन वर्षा प्राप्त करती है। लोरेंसिया समतुल्य जलवायु कहते हैं इसे। विस्तार है 44 से 60 डिग्री पूर्वी तटों पर। बच्चों ये किस प्रकार के तटों पर प्राप्त होती है, पूर्वी तटों पर प्राप्त होती है। उत्तर पूर्वी कनाडा, पूर्वी साइबेरिया, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, मिश्रित वनस्पति, शंकुधारी एवं उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार की जलवायु DW जिसे हमने नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर शीतकालीन शुष्कता होने के कारण W शब्द का प्रयोग किया गया था और ग्रीष्मकालीन वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है E प्रकार की, जिसे नाम दिया गया ध्रुवीय जलवायु। ई प्रकार की जलवायु कोपेन महोदय ने ध्रुवीय जलवायु कहा, जहां ग्रीष्मकालीन तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा और शीतकालीन -3 से कम। डी में भी बच्चों -3 से कम में था शीतकालीन, लेकिन वहां पर जो ग्रीष्मकालीन तापमान है वो 10 डिग्री तक था, लेकिन यहाँ पर ग्रीष्मकालीन तापमान है ई के अंदर वो 10 डिग्री से रहेगा। हमेशा वहां पर 10 डिग्री टेम्परेचर से कम ही रहेगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है। इसको भी बच्चों हमने बांटा ईटी में टुंड्रा टाइप, टुंड्रा प्रदेशों के बारे में, जहां ग्रीष्मकालीन तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य पाया जाता है, परंतु शीतकालीन तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। वनस्पति काई, लाइकेंस, बर्च वृक्ष ही यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। काई, लाइकेन वगैरह इस प्रकार की चीजें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मानचित्रों में कि बहुत छोटा जो क्षेत्र है वो इससे प्रकार की में आता है, जहां पर अंटार्कटिका, साइबेरिया का बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी यूरोप का ये क्षेत्र, ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा का ये क्षेत्र ही इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो बहुत छोटा क्षेत्र है ई प्रकार की जलवायु का।
यहाँ पर यदि हम ये देखें तो हिमालय के कुछ क्षेत्रों में भी इस प्रकार की जलवायु की झलक हमें देखने को मिल सकती है ऊंचाई पर होने के कारण। EF है, तापमान ग्रीष्मकाल में भी 0 डिग्री से कम होता है, इसे बर्फीली जलवायु कहते हैं। यह है बिल्कुल, F का मतलब यहाँ पर बच्चों फ्रोस्ट जैसा होता है, बिल्कुल बर्फीली जलवायु वहां पर पाई जाती है। ठीक है, ये हमने E देखा। इसके बाद है F, उच्च भूमि जलवायु, जिसे H भी कहा जाता है। F प्रकार की जलवायु को H के इंडिकेशन से बताते हैं, हाइट्स। ठीक है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं। यह पर्वतीय जलवायु है, जहां की वनस्पति अल्पाइन प्रकार की होती है। पर्वतीय जलवायु यहां पर पाई जाती है। अब बच्चों हम यदि पूरी कोपेन के वर्गीकरण को हम एक साथ दिखाएं कि किस प्रकार से उन्होंने बताया, किन शब्दों का प्रयोग किया और उसके लक्षण क्या है, इसको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, यहां एक नजर देख लें। ए प्रकार की जलवायु है, जिसे हमने नाम दिया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ए प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसे हमने उष्णकटिबंधीय आर्द्र AF का नाम दिया, जिसमें साल भर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय मानसून, इसे हमने AM कहा, जो मानसूनी लक्षण दिखाता है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जिसे AW कहा था, विंटर ड्राई। ठीक है, और एक चौथा था AS, जो कि लगभग अनुपस्थित होता है। भारत के कोरोमंडल में इसको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर सर्दियों में वर्षा होती है, लौटता हुआ मानसून। बाकी वो कहीं भी नहीं मिलता, लगभग नगण्य मात्रा में हमें प्राप्त होता है। तो इसे हमने इस तरीके से बांटा। AF में कोई शुष्क ऋतु नहीं, अर्थात वहां पर साल भर वर्षा प्राप्त होती है। AM मानसून, लघु शुष्क ऋतु यहां पर पाई जाती है। और AW में जाड़े की शुष्क ऋतु यहां पर पाई जाती है। B बच्चों, B है शुष्क जलवायु, इसे उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, जिसे BSH का नाम दिया। यहां पर इसका लक्षण क्या है, निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रकार की यह क्षेत्र होता है। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, BWH, निम्न अक्षांशीय शुष्क क्षेत्रीय होता है। मध्य अक्षांशीय स्टेपी, जिसे BSK का नाम दिया, मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क। चौथा है मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, BW के, मध्य अक्षांशीय शुष्क। यहां पर बच्चों H जो है, ये H गर्म क्षेत्र को दर्शाता है, और जो K है वो ठंडे क्षेत्र को दर्शाता है। बाकी दोनों में अंतर इस प्रकार से है। ठीक है, और S यहां पर हमने बताया था स्टेपी को, और जो W है बच्चों वो मरुस्थल को दर्शाता है। और B तो यहां पर है ही, B मुख्य वर्ग में शामिल है। तो B मुख्य वर्ग में शामिल है, S स्टेपी को, W मरुस्थल को, H गर्म को और K ठंडे क्षेत्र को दर्शाते हैं। C कोष्ण शीतोष्ण, जो कि मध्य अक्षांशीय जलवायु है, मध्य अक्षांशीय जलवायु है, कोष्ण शीतोष्ण इसका नाम दिया। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, जिसे CFA हमने कहा। मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क। भूमध्य सागरीय, जिसे CA हमने कहा, शुष्क गर्म ग्रीष्म। समुद्री पश्चिमी तटीय, CFB, कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म यहां पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने ABC देखे। आगे देखते हैं बच्चों, D शीतल हिमवन जलवायु, आर्द्र महाद्वीपीय, जिसे DF कहा, कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा यहां पर प्राप्त होता है। कोई शुष्क ऋतु नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि F हमने यहां पर लिखा। उप उत्तर ध्रुवीय, DW, जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण प्रकार की यहां पर जलवायु पाई जाती है। ठीक है, W आने के कारण यहां पर विंटर ड्राई होगा। ई प्रकार की, जिसे शीत जलवायु कहा, यह दो भागों में बांटा बच्चों। टुंड्रा, जिसे ET कहा, सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं होती है, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है। ध्रुवीय हिमटोपी, ध्रुवीय हिमटोपी का मतलब है यहां पर EF कहा। ठीक है, और सदैव हिमाच्छादित हिम यहां पर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सदैव हिमाच्छादित हिम पाए जाते हैं, हमेशा साल भर। ठीक है, F उच्च भूमि है, इसे उच्च भूमि का नाम दिया, इसका कूट अक्षर H के द्वारा लिखा गया। और हिमाच्छादित उच्च भूमियां जो हाइट्स पर रहती है, ठीक है, जिनकी ऊंचाई काफी अधिक रहती है। इस प्रकार से कोपेन महोदय का जो वर्गीकरण है वो समुचित रूप से हमने इस टेबल के द्वारा दर्शा दिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोपेन महोदय के आखिर कौन कौन से गुण दोष थे।
उनमें कौन कौन सी अच्छी बातें थी और कौन कौन सी उनमें कमियां देखी गई। पहला है, मार्गदर्शक व पथ प्रदर्शक रहे, प्रथम प्रणेता थे। पहली बार उन्होंने इस विश्व को बताया कि किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है बच्चों, सरलीकृत व ग्राह्य है। ठीक है, सरलीकृत है, आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, और ग्रहण करने योग्य है, आसानी से हमें अध्ययन के दौरान समझ में आ सकता है। ठीक है, अच्छे से विभाजन इनका कर सकते हैं। बाकी के इनके बाद में जो वर्गीकरण जलवायु का किया था बच्चों, वो आसानी से समझ में नहीं आता है, अध्ययन की दृष्टि से बड़ा ही क्लिष्ट होता है। ठीक है, लेकिन इनका जो जलवायु वर्गीकरण था वो आसानी से थे, सरलीकृत थे, ग्राह्य था। ठीक है, शैक्षणिक स्तर पर सुलभ व उपयोगी है, अध्ययन करने के हिसाब से काफी सुलभ है, उपयोगी है। बाकी जो दूसरे प्रकार के थे वो शैक्षणिक स्तर पर ना हो करके एक प्रैक्टिकली रूप से वहां पर देखने के पश्चात ही उपयोगी होते थे। लेकिन शैक्षणिक यदि हम इसकी अध्ययन करें तो किस प्रकार की चीजों का उन्होंने बताया, वो यहां पर बहुत अच्छे प्रकार से हम इसका बारे में अध्ययन कर सकते हैं। चौथा है, विश्व का मानचित्र प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात स्पष्ट रूप से हमें बता सकते हैं कि इस क्षेत्र की जलवायु इस प्रकार की है, ए प्रकार की है, बी प्रकार की है, सी प्रकार की है, या उनका विभाजन जिस प्रकार से किया कोपेन महोदय ने वो उस प्रकार की है, यह स्पष्ट रूप से मानचित्र के द्वारा हम बता सकते हैं। बाकी दूसरे प्रकार के, ठीक है, दूसरे प्रकार के जो जलवायु वर्गीकरण, बाद में अनेक प्रकार के जलवायु वर्गीकरण आए बच्चों, जो कि यह बताने में नाकाम रहे कि उनका मानचित्र किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो बड़ा ही होच-पोच मामला था। ठीक है, शैक्षणिक स्तर पर वो सुलभ नहीं होते थे, लेकिन कोपेन महोदय का जो वर्गीकरण था वो बहुत आसानी से सरलीकृत रूप में था। संकेंद्रकों का प्रयोग है जो कि भाषा की जटिलता को सरल बनाता है। भाषा की जटिलता को ए स्पष्ट रूप से ए का नाम दे दिया, एफ का नाम दे दिया, उसमें ए स्मॉल वर्ड है या कैपिटल वर्ड है, जो भी वर्ड है, जो भी शब्द का नाम दिया है वो संकेंद्रकों के रूप में आसानी से समझ में आ जाता है, कोई क्लिष्टता यहाँ पर नहीं है। इन्होंने समताप रेखाओं को जलवायु प्रदेशों की सीमांकन के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग में किया, जो आज भी स्वीकार्य है। समताप रेखाओं को इन्होंने प्रयोग में लिया जो आज भी स्वीकार्य है। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा को ए व सी के मध्य विभाजित किया। ये उनकी महान उपलब्धि थी बच्चों। ये आप जान करके ताज्जुब करोगे कि इन्होंने जो समताप रेखाओं का प्रयोग किया ये उनकी बहुत महान उपलब्धि थी, जो आज भी स्वीकार्य है। आज लगभग बच्चों 125 साल के बाद भी उनका ये कार्य मानने योग्य है, अध्ययन करने योग्य है। ठीक है, और उनकी महान उपलब्धि भी यही थी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से समताप रेखाओं को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विभाजन का प्रयोग किया। तो 18 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा थी वो ए व सी के मध्य विभाजक का कार्य की। ग्रीष्मकाल -3 डिग्री की जो रेखा को सी व डी के मध्य विभाजित किया। 10 डिग्री की ग्रीष्मकालीन समताप रेखा को डी व ई के मध्य विभाजित किया। यह कोपेन की महान उपलब्धियां थी। इस प्रकार की चीजें कोपेन महोदय ने उस समय बताया। ठीक है, और बहुत अच्छे से हमारे ये चीजें विभाजित करने के लिए प्रयोग में लाई गई। वनस्पति को जलवायु तत्वों के समेकित प्रभाव का प्रतिफलन माना, जो आनुभाविक वर्गीकरण में निरीक्षण योग्य आधार है। वनस्पति को स्पष्ट रूप से इन्होंने यहां पर आधार माना, जो कि जाकर के देखा जा सकता है कि उस क्षेत्र की वनस्पति इस प्रकार की है। आनुभाविक वर्गीकरण है, आनुभाविक निरीक्षक योग्य है, जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार की वनस्पति वहां पर है, और इस प्रकार की वनस्पति है तो इस प्रकार का वर्गीकरण जलवायु का होगा। यह वर्गीकरण मात्रात्मक जटिलताओं से परे है, अतः सर्वजन ग्राह्य है। कोई मात्रात्मक बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन यहां पर इस प्रकार की चीजें नहीं है। आगे यदि हम देखें थॉर्नट्वेट का, त्रिवार्था का, जो दूसरे प्रकार के जो वर्गीकरण बाद में आए थे, उनमें बहुत ज्यादा बच्चों मात्रात्मक जटिलताएं लगाई गई थी, बहुत ज्यादा फॉर्मूले लगाए गए थे। उन फॉर्मूला या सूत्रों को विशिष्ट प्रकार की तालिका बना करके उनको फिर विभाजित किया गया, तो बहुत ज्यादा क्लिष्टता उनमें आ जाती थी। एक आम जन के रूप में, एक शैक्षणिक अध्ययन के रूप में जो कार्य कोपेन महोदय ने किया, बाद में आकर के उनमें क्लिष्टता बढ़ती चली गई थी। ठीक है बच्चों, कोपेन ने अपने वर्गीकरण में मौसम के आसानी से मापे जाने वाले तत्व जैसे कि तापमान है, वर्षा है का विभिन्न जलवायु प्रदेशों के निर्धारण के लिए सांख्यिकीय विचर के रूप में उपयोग किया, जो कि जलवायु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है।
तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है जलवायु के वो कौन से हैं? तापमान और वर्षण, और वही उन्होंने जलवायु प्रदेशों के निर्धारण के लिए उपयोग में लिए। यह इनकी मान्यता थी। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने कोपेन का वर्गीकरण समाप्त किया, ठीक है। और इस कोपेन के वर्गीकरण ने किस प्रकार से जलवायु का जो वर्गीकरण शुरुआती तौर पर दिया, जो कि आज भी अध्ययन करने योग्य है, आज भी सर्वग्राह्य है।